So in other words, the clear height available inside a building is known as ceiling height. Smaller ceiling height is preferable for multi-story buildings and for buildings where artificial air conditioning is to be used. Size of air conditioners or heaters depend upon volume of the building. यानी जहाँ पे आपने एयर कंडीशनर्स यूज़ करने हैं और आर्टिफिशियल तरीके से आपने हीटिंग या कूलिंग करनी, तो वहाँ पे आप कोशिश करेंगे कि सीलिंग हाइट कम हो ताकि जल्दी एयर कंडीशनिंग वर्क करे, या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आप सीलिंग हाइट कम रखना चाहेंगे। और बिगर सीलिंग हाइट इज़ प्रेफरेबल फॉर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स फॉर बेटर नेचुरल एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे आपको वेंटिलेशन बेहतर है और सिंगल स्टोरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप बिगर सीलिंग हाइट्स जो हैं वो रख सकते हैं। अगला है सिल लेवल। इट इज़ अ लेवल ऑफ बॉटम ऑफ मेन विंडोज़ जनरली। ये भी क्लास में डिस्कस हुआ होगा हमारे, कि जो विंडोज़ आपकी वॉल्स में लगी हुई हैं उसका जो बॉटम लेवल है दैट इज़ कॉल्ड सिल लेवल। और ये नॉर्मली 3 फीट हाइट पे होता है, लेकिन आप ये कोई वो नहीं है कि बिल्कुल 3 फीट पे ही होगा। आप डिज़ाइन के मुताबिक ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ पे फ्लोर लेवल है उससे 3 फीट हाइट। इन द पास्ट अ सिल और स्लैब वॉज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द विंडोज प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल फ्रॉम विच द टर्म सिल लेवल इज़ डिराइव्ड। यानी पुराने ज़माने में जो भी खिड़कियाँ बनाई जाती थी, खिड़कियों के निचले लेवल के ऊपर एक स्लैब या सिल सी बनाई जाती थी जो कि दीवार से बाहर निकली होती थी। वहीं से ये सिल लेवल आया है। अब सिल स्लैब जो है वो नहीं होती। आपने देखा है कि दीवार के अंदर ही खिड़की रखी जाती है, लेकिन ऊपर की तरफ एक जो है वो कंक्रीट का स्लैब रखते हैं जिसको हम लिंटल कहते हैं, जो अभी आप पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लेवल है उसको सिल लेवल ही कहा जाता है। फिनिश फ्लोर लेवल, top level of floor in any part of the building is called finished floor level. It may be different for rooms, verandas and open areas of a building. Further, it is different for different stories. कि फिनिश फ्लोर लेवल जो है वो जो भी फ्लोर है उसका टॉप का लेवल, उसको हम फिनिश फ्लोर लेवल कहेंगे। और वो घर के अंदर किसी एक कमरे में, किसी दूसरे कमरे में, वरांडा में और बाहर वो वेरी कर सकता है, और ऊपर वाले फ्लोर्स पे ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगा। तो फिनिश फ्लोर लेवल ये हो गया। प्लिंथ लेवल, इट इज़ अ लेवल ऑफ द ग्राउंड फ्लोर टॉप इन मेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। कि जो मेन पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है उसका जो ग्राउंड फ्लोर का टॉप है उसको हम प्लिंथ लेवल कहेंगे। ठीक है। यानी जो भी आपकी कोई घर बना हुआ है या जो भी बिल्डिंग है उसका जो ज़्यादातर जो बिल्डिंग का जो टॉप लेवल होगा नीचे फ्लोर का, दैट इज़ कॉल्ड प्लिंथ लेवल। द बिल्ड और ये किन चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, यानी प्लिंथ लेवल आप कहाँ पे रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी घर नॉर्मली डिज़ाइन होके बनते हैं, गैराज और जो अंदर का लेवल है उसके अंदर एक दो स्टेयर्स होती हैं, वो चढ़ के ही आप अंदर जाते हैं। तो वो जो चढ़ के आप ऊपर जाते हैं दैट इज़ द प्लिंथ लेवल, और बाहर जो है वो ग्राउंड लेवल कहलाया जा सकता है। और कम अज़ कम 1 फीट जो है वो रखा जाता है। और किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकता है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि द बिल्डिंग मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द रेन वाटर टू कम इनसाइड द बिल्डिंग। यानी बाहर बारिश हुई है तो वो पानी बाहर आना चाहिए, वो अंदर नहीं आना चाहिए बिल्डिंग के। ड्रेनेज ऑफ द यूज्ड वाटर फ्रॉम द बिल्डिंग मस्ट बी ईजी। अंदर जो भी पानी यूज़ हो रहा है घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, वो बाहर आसानी से ड्रेन हो जाए। तो जाहिर है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा तो उसकी ड्रेनेज ईजी होगी। और फ्यूचर ट्रेंड्स इन द लोकेलिटी लाइक रेजिंग ऑफ स्ट्रीट एंड रोड लेवल्स इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। कि आप घर बनाते हैं तो बाद में अगर कोई गली ऊंची होनी है आपकी, या जो रोड लेवल्स हैं वो ऊंचे होंगे, तो उसको भी जहन में रख के तो आप अपना प्लिंथ लेवल यानी बिल्डिंग का जो मेजर पोर्शन है उसका फ्लोर लेवल जो है वो आप ऊपर रखेंगे। फिर है ग्राउंड लेवल। इट इज़ द लेवल ऑफ ग्राउंड इन और नियर द बिल्डिंग विच मे बी नेचुरल और डेवलप्ड ग्राउंड लेवल। कि जो बिल्डिंग के आसपास का जो ज़्यादा पोर्शन है जो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, यानी बाद में उसको आप रेज किया हुआ हो, या वो नेचुरली एक लेवल जो भी बना हुआ हो, दैट इज़ द ग्राउंड लेवल। और नॉर्मली ये बाहर की गली का लेवल कंसिडर किया जाता है अगर आप घर की बात कर रहे हैं तो। फिर है सुपर स्ट्रक्चर एंड सब स्ट्रक्चर।
The portion of a structure which is visible or which is above the ground level is called superstructure. The portion of the structure present underground is called substructure, including the foundations and the basements, if present. कि जो भी आपको बाहर से देखते हुए ऊपर नज़र आ रहा है दैट इज़ अ सुपर स्ट्रक्चर, जो नज़र नहीं आ रहा ज़मीन के नीचे है, चाहे वो बेसमेंट्स हैं या फाउंडेशंस हैं, तो वो सब स्ट्रक्चर कहलाएगा। पैरापिट, जिसको छत पे जो बनेरा बनाया होता है दैट इज़ कॉल्ड पैरापिट। स्मॉल वॉल प्रोवाइडेड ऑन पेरिफेरी ऑफ द रूफ फॉर सेफ्टी एंड प्राइवेसी पर्पसेस इज कॉल्ड पैरापिट वॉल, हैविंग अ हाइट ऑफ 1 feet to about 5 feet from top of the roof slab. 1 foot height is only recommended in those buildings where access to the roof is not available, यानी छत पे कोई ना जा सकता हो तो फिर आप 1 foot का पैरापिट बनाएं, अदरवाइज इससे ऊंचा ही होना चाहिए। फिर है बाउंड्री वॉल। इट इज़ आउटर मोस्ट वॉल ऑफ अ बिल्डिंग मार्किंग द बाउंड्री ऑफ द एरिया used to provide safety and privacy inside the building. In undeveloped localities, height of the boundary wall should be higher than eye level of a common person but should not be so high that it blocks the passage of the wind or the sun. This height is about 5 to 7 feet from the ground level. In developed areas, according to the bylaws of the controlling authority, the plot is to be kept open on at least three sides and inside a constructed block is made having its outer wall with one or two entrances. ठीक है, this constructed portion is separately safe and provides privacy, so in such cases we may reduce the height of the boundary wall. Sometimes boundary wall is replaced by plantation only. तो ये सारी बातें आपको पता ही हैं कि बाउंड्री वॉल की हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए, और कई जगहों पे उसकी ज़रूरत नहीं भी हो सकती, सिर्फ प्लांटेशन की ज़रूरत हो सकती है। कई जगहों पे आप किसी ऐसी जगह होते हैं कि वो सेफ़ होती है, तो आप बाउंड्री वॉल छोटी भी रख सकते हैं। फिर है राइज़र और ट्रेड। ये आपकी जो भी स्टेयर्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है कि राइज़र क्या है और ट्रेड क्या है, और ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि जो स्टेयर्स का वर्टिकल पोर्शन है, जो हाइट बढ़ रही है स्टेयर्स की, दैट इज़ कॉल्ड राइज़र, और जो उनकी लंबाई है यानी जहाँ पे आपने स्टेप रखना है वो कितनी जगह है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि राइज़र और ट्रेड क्या है। तो यहाँ पे नज़र भी उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि द हाइट कवर्ड इन वन स्टेप ऑफ अ स्टेयर इज़ कॉल्ड राइज़र एंड द विड्थ ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप ऑफ स्टेयर इज़ कॉल्ड ट्रेड और गोइंग। ट्रेड भी कह सकते हैं और गोइंग भी कह सकते हैं। फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स, राइज़र इज़ यूजली मेड इक्वल टू 6 inches while the tread is kept equal to 12 inches। पब्लिक बिल्डिंग का मतलब है वो बिल्डिंग जो कि पब्लिक यूज़ करती है, हॉस्पिटल्स वगैरह, यानी जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा है, जो रेजिडेंशियल नहीं है। आगे है फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। अ सीरीज ऑफ स्टेयर स्टेप्स अरेंज टुगेदर यूजुअली इन अ सिंगल लाइन इज कॉल्ड अ फ्लाइट। Maximum number of steps in a single flight must not exceed 12 to 14. Longer flight may be dangerous and uneasy for the person using it. Further, it requires a longer space, which is generally not available inside a building. ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है सारी जगह, ये जहाँ तक जाएगी दैट इज़ कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ द स्टेयर्स। और ये उसने नीचे लिखा है कि यहाँ एक फ़्लाइट में, यानी ये जो एक असेंड है उसके अंदर ये जो स्टेप्स हैं ये 12 से 14, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर होंगे तो एक तो जगह इतनी अवेलेबल नहीं है, और दूसरा ये कि डेंजरस हो सकते हैं, और जो भी बंदा इनके ऊपर चढ़ रहा है उसके लिए अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। वो इतने स्टेप्स इकट्ठा चढ़ते हुए वो थक सकता है। तो नॉर्मली आप क्या करते हैं कि आप लैंडिंग देते हैं ऊपर, यानी कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद आप लैंडिंग देते हैं, तो वहाँ पे चाहें तो आप वहाँ पे जगह भी यानी उसके जो रुख है वो मोड़ के चेंज कर सकते हैं, चाहें तो सीधा ही आगे ले जाएं, लेकिन थोड़ी सी लैंडिंग देते हैं जहाँ पे एक नेचुरली एक स्टे मिल जाता है जो भी बंदा स्टेज पे चढ़ रहा हो। नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर इज़ ऑलवेज वन लेसर देन द नंबर ऑफ राइजर्स। कि जब आप एक फ़्लाइट को देख रहे होते हैं तो जो ट्रेड्स हैं वो राइज़र से एक स्टेप
कम होता है। तो ये आप किसी भी स्टेयर्स पे खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अ स्टेयर में बी फाउंड आउट एज फॉलोज, कि कितने स्टेप्स जो हैं वो एक स्टेयर में आएंगे, वो यहाँ से निकाले जा सकते हैं कि नंबर ऑफ राइजर्स इज इक्वल टू हाइट टू बी कवर्ड इन इंचेस डिवाइडेड बाय राइजर इन इंचेस। कि आपके पास जो भी वर्टिकल हाइट जो आपने कवर करनी है उसको आप राइज़र की हाइट पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास नंबर ऑफ राइजर्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे, और उसको आप होल नंबर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके तो राइज़र की जो हाइट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपने टोटल जो है वो 6 फीट वर्टिकल हाइट को स्टेयर्स के थ्रू मिलाना है, और आपने लेट से 6 इंचेस जो है वो रख दी है एक राइज़र की हाइट। तो आप टोटल हाइट 6 फीट को 0.5 फीट यानी 6 इंचेस पे डिवाइड कर देंगे, जो कि राइज़र की हाइट है। तो आपके पास नंबर ऑफ राइज़र्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो आप जो यहाँ इस केस में आप कह देंगे कि वो 12 होंगे। Having decided the values of the riser and the tread, number of risers are then decided using the above relation, rounding the answer. The value of riser may then be adjusted accordingly. यानी आपका कोई आंसर जो है वो होल नंबर में नहीं आया, तो आप उसको राउंड अप या राउंड डाउन करके राइज़र की जो हाइट है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यानी आपने लेट से पहले 5 इंच रखी थी, लेकिन जब आपने उसको जब राउंड ऑफ करने के बाद दोबारा उसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो 5.1 इंच या 4.9 इंच वगैरह वगैरह कुछ भी आ सकती है। यानी जो मैंने अभी बात किया उसका मतलब है कि आप इसको यानी राइज़र इन इंचेस को बाद में एडजस्ट कर सकते हैं आफ्टर राउंडिंग दिस। लैंडिंग इन स्टेयर, द हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बिटवीन टू फ्लाइट्स ऑफ अ स्टेयर इज कॉल्ड लैंडिंग। It enables us to change the direction of stairs so that these may be accommodated in a lengthwise smaller space। जैसे नॉर्मली बहुत से घरों में भी और बहुत सी अपने आपने कैंपस में भी देखा होगा कि कुछ जो हैं वो स्टेप्स आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसको हम कहेंगे लैंडिंग, और वहाँ से आप अ, जगह चेंज करके यानी ऑपोजिट वापस ऊपर चढ़ जाते हैं दूसरी फ़्लाइट लेके। तो यानी उसके अंदर 2 फ्लाइट्स हैं और एक लैंडिंग है। और फ़ायदा ये है कि आधी लेंथ लगी है जिसके अंदर आपने पूरा जो सफ़र है वो कवर कर लिए, और आपको रेस्ट भी करने का मौका मिल जाता। आगे है जी फाउंडेशन। द पोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर कॉलम्स एंड वॉल्स which transfers load of the structure to the soil underneath in a safe way without excessive settlement is called foundation। कि फाउंडेशन क्या है कि जो भी ऊपर स्लैब से होता हुआ बीम से होता हुआ लोड जो है वो कॉलम्स पे आ रहा है, कॉलम्स के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो कि ऊपर का लोड नीचे ट्रांसफ़र करेगा विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट। यानी जो मट्टी है उसको ज़्यादा बिठाए बगैर, और उसको हम फाउंडेशन कहेंगे। यानी फाउंडेशन अगर आपने ऐसी बना दी है कि जो पेनिट्रेटिंग है वो बहुत पतली सी है, तो जो नीचे ग्राउंड है वो सेटल करेगा, नीचे को बैठेगा ऊपर के लोड की वजह से। तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा फाउंडेशन जो है वो चौड़ी बनाएंगे बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट यू आर यूजिंग फॉर द फाउंडेशन। तो आपका बेसिक पर्पस यही है कि जो भी ऊपर का लोड है वो सेफली नीचे ट्रांसफ़र हो जाए विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर। जो भी ऊपर का स्ट्रक्चर है उसको डैमेज ना करें। द लोड कंस्ट्रक्शन concentration within walls and columns is generally much greater because these structural elements resist the load of greater part of the building transferred to them by the beams and the roof slabs। कि जो वॉल्स और कॉलम्स हैं वो ज़्यादा लोड लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर का भी लोड जो है वो आ रहा होता है। और आपको पता है कि ये थिन मेंबर्स हैं सारे, कॉलम्स थिन हैं, वॉल जो हैं उनकी भी थिकनेस कम है, तो यानी वो ऊपर का काफ़ी लोड जो है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले रहे हैं, तो उसको थोड़ा फैला के ज़मीन में देना है। तो इसलिए फाउंडेशन जो है वो थोड़ी सी ऊपर के हिस्सों की निस्बत चौड़ी बनाई जाती हैं।
द फंक्शन ऑफ अ फाउंडेशन इज़ टू रीडिस्ट्रीब्यूट दिस लोड ओवर अ लार्जर एरिया रिड्यूसिंग द लोड पर यूनिट एरिया। यानी जो ऊपर से लोड आ रहा है उसको नीचे ज़्यादा एरिया पे आपने फैला के करना है, तो वो लोड पर यूनिट एरिया जो है वो कम हो जाएगा। यानी पहले जो एक यूनिट एरिया पे जो लोड आ रहा था वो क्योंकि आपने नीचे एरिया बढ़ा दी है तो लोड पर यूनिट एरिया जो है वो कम हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इतना कम करना है कि जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है सॉइल की उससे वो कम हो जाए। वो सॉइल की टाइप पे डिपेंड करेगा कि किस तरह की सॉइल है जो अ, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उसके मुताबिक आप फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। जो कि यहाँ पे एक आपको हिंट भी दिया हुआ है कि 0.5 to 1.5 टन पर स्क्वायर फीट एक सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली ये सारी सॉइल टाइप्स पे डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिपेंड करती है। यहाँ पे उसने एग्जांपल भी बताई हुई है, ये आप खुद ही पढ़ेंगे और अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जो इस पैराग्राफ में आपको एग्जांपल नज़र आ रही है। अब अगला जो पैराग्राफ है लास्ट, उसके अंदर लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ स्टेप्ड फाउंडेशन ब्रिक वॉल इज एक्सपेंडेड बिलो ग्राउंड लेवल इन डिफरेंट स्टेप्स। और आपने ये देखा भी होगा कि जो स्टेप फाउंडेशन है उसके अंदर जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हैं आपके ब्रिक वॉल का जो स्टेप्स हैं वो बढ़ते जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो विड्थ ऑफ द फाउंडेशन है वो बढ़ती जाती है। द इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ द वॉल इन वन स्टेप शुड बी 2.25 या 2 + 1/4 इंचेस। और ये 1/4 ब्रिक है ऑन ईदर साइड विद अ टोटल ऑफ 4.5 इंच ऑफ द टोटल विड्थ। इसको देखने के लिए जो हमने पीछे ये देखा है जिसको उस वक्त नहीं स्टडी किया था क्योंकि ये इसके साथ लिंक है, ये है स्टेप्ड वॉल फाउंडेशन। इसके अंदर आपने ये देखें तो जो ऊपर से वॉल आ रही थी उसके अंदर आपने टोटल 4.5 इंच बढ़ाया, जो कि 2.25 इंच इधर बढ़ गया, 2.25 इंच इधर बढ़ गया। और इसी तरह जब अगले स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 2.25 इधर बढ़ गया, 2.25 इधर बढ़ गया, तो टोटल आपके जो स्टेप जो एक ब्रिक मेसनरी के अंदर बढ़ रहा है वो टोटल 4.5 इंचेस बढ़ रहा है, लेकिन एक साइड पे वो 2.25 इंचेस बढ़ रहा है, जिसको आप ब्रिक का जो है वो 1/4 कहेंगे। इसी तरह आपके जितने स्टेप्स बढ़ते जाएंगे आप उतना ज़्यादा चौड़ाई होती जाएगी फाउंडेशन की। द हाइट ऑफ ईच स्टेप मे वेरी इन मल्टीपल्स ऑफ 3 इंचज़। कि ये जो हाइट है ईच स्टेप, ये जो हाइट नज़र आ रही है आपको, ये 3 इंचज़ के मल्टीपल पे वेरी करती जाएगी क्योंकि आपकी ईंटें जो हैं वो हाइट की डायरेक्शन में रखी जा रही हैं। तो अगर आपने एक लेयर लगाई है ब्रिक्स की तो वो 3 इंचज़ हाइट होगी, अगर 2 लेयर्स लगाई हैं तो वो 6 इंचज़ हो जाएगी, एंड सो ऑन। और ये डिपेंड करता है कि कितने ही आपने ग्राउंड लेवल से कितना नीचे लेके जानी है फाउंडेशन। At the bottom of each foundation, lean concrete or a compacted mixture of brick ballast with 25% sand is to be provided. Offset of this layer, offset का मतलब है कि एक तरफ से क्या स्टेप है उसका, जो हम पीछे हमने देखा ना कि 2.25 इंचेस है ब्रिक के लिए, उसको हम कहेंगे वो ऑफसेट है। Offset of this layer must be lesser than or equal to its depth, that is 6 inches or 9 inches। यानी ये जो आपने कंक्रीट का ये जो नीचे पार्ट पैड देना, ये जो बना हुआ है लीन कंक्रीट है, इसका जो ऑफसेट है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी हाइट से इक्वल या लेस होना चाहिए, जो कि नॉर्मली 6 या 9 इंचेस होता है। If detailed calculation of the load is not possible, the number of steps are found out by dividing the wall thickness in inches by 4.5 inches। यानी आपको ये नहीं बताया गया कि कितने स्टेप्स आपने रखने हैं। तो नॉर्मली जो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं वो ऐसे कैलकुलेट किए जाते हैं कि जो भी आपकी वॉल थिकनेस है, वॉल थिकनेस का मतलब जो ऊपर से आ रही है, जो कि 9 इंचेस हो सकती है या 13.5 इंचेस हो सकती है या 4.5 इंचेस हो सकती है, छोटी वॉल है तो, और बड़ी भी ज़ाहिर से ज़्यादा हो सकती हैं, उसको आप 4.5 इंचेस पे डिवाइड करके तो देख सकते हैं कि कितने स्टेप्स देने हैं आपने। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फ्रॉम द ग्राउंड लेवल मस्ट बी सफिशेंट सो दैट द
Depth of foundation from the ground level must be sufficient so that the foundation reach to a hard and durable strata with a minimum of 2 feet to take care of the possible erosion by the rain and to avoid the top soil layer having organic matter in it like roots of trees and grass etc. यानी जो भी आपने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देनी है वो इतनी होनी चाहिए कि आपका जो बॉटम ऑफ द फाउंडेशन है वो किसी हार्ड स्ट्रेटा पे पहुंच जाए और कम से कम 2 फुट की तो फाउंडेशन आपने देनी ही है। आगे है लिंटल। Lintel is a small, usually concealed beam provided over openings in walls like doors, windows and ventilators कि जहाँ पे भी किसी ब्रिक मेसनरी की वॉल में ओपनिंग आई है, ओपनिंग विंडो हो सकती है, डोर हो सकता है या खाली वैसे ही ओपनिंग है, वेंटिलेटर है, तो उसके ऊपर आप लिंटल देते हैं जो कि कंक्रीट आरसीसी का बना होता है, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट आप ओपनिंग के ऊपर डालते हैं ताकि जो ऊपर की ब्रिक मेसनरी है वो नीचे बेंड डाउन ना करे, वो कंक्रीट उसको सहारा दे ऊपर। और ये जो लिंटल है ये नॉर्मली बल्कि नॉर्मली क्या बाहर ही निकला होता है, यानी जितनी ओपनिंग है उससे 6 इंचज़ या अगर पूर कंस्ट्रक्शन है तो 3 इंचज़ वो बाहर निकला होगा दोनों तरफ। आगे है जी कंपैरिजन बिटवीन मॉडल ड्राइंग एंड बिल्डिंग ड्राइंग। although there are minor differences of the conventions used in the model drawing discussed in the previous chapters जो कि हमने पीछे देखा है, and those in the building drawing जो कि अभी हम देख रहे हैं। मॉडल ड्राइंग का मतलब है कि जो भी आपने पहले ऑब्जेक्ट्स बनाए जिसके अंदर हमने ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग भी देखा है और अगर सेक्शनल व्यूज़ भी देखा है। बनाने के तरीके तकरीबन वही हैं लेकिन बेसिकली टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे मैंने आपको कहा है कि जो एलिवेशन है वो बेसिकली फ्रंट व्यू है जो आप ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाते रहे हैं। जो यहाँ पे हम प्लान बनाएंगे यानी बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर जिसको हम प्लान कहते हैं वो टॉप व्यू है, लेकिन वो सेक्शन की फॉर्म में बनाया गया होगा, वो ऑर्थोग्राफिक व्यू की फॉर्म में नहीं बनाया हुआ। और इसी तरह जो क्रॉस सेक्शन हम बनाएंगे वो एंड व्यू है, लेकिन वो भी सेक्शन की फॉर्म में बनाया गया, वो ऑर्थोग्राफिक व्यू की फॉर्म में नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो है द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट और जो स्केल आप यूज़ करेंगे ये आपकी असाइनमेंट है। ये मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा और आपने इसके आंसर जो हैं वो मुझे एक असाइनमेंट की फॉर्म में देने हैं विद इन 2 वीक्स। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी आप पहले स्टडी करके आए हैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ में, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता था कि जो टॉप व्यू है वो नीचे बनाया जाता है और फ्रंट व्यू ऊपर बनाया जाता है। और लेकिन आपने बेसिकली जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ड्राइंग बनाई थी अपनी, 3 ड्राइंग्स बनाई हैं बल्कि आपने, उसके अंदर आपने जो फ्रंट व्यू था वो नीचे बनाया था और टॉप व्यू ऊपर बनाया था और एक राइट या लेफ़्ट साइड पे एंड व्यू बनाया था, वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन थी। लेकिन यहाँ पे आप बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। और ये जो बाकी चीज़ें हैं कि प्लान है, सेक्शन है और एलिवेशन है, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही ज़ुबानी बता चुका हूँ। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर तो जो स्केल होता है वो नॉर्मली तीनों व्यूज़ के लिए आप सेम रखते हैं और जो भी आपके ऑब्जेक्ट की हाइट्स हैं वो भी बराबर बराबर चल रही होती हैं, यानी आप फ्रंट व्यू के ऊपर बिल्कुल टॉप व्यू बनाते हैं या नीचे बनाते हैं जैसे भी, लेकिन वो सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है। और इसी तरह एक साइड पे आप एंड व्यू बनाते हैं तो वो बिल्कुल वही हाइट होती है जो कि फ्रंट व्यू की हाइट थी। लेकिन बिल्डिंग ड्राइंग के अंदर आप डिफरेंट स्केल यूज़ करते हैं नॉर्मली क्रॉस सेक्शन के लिए, यानी जो एंड व्यू आप बना रहे हैं वो नॉर्मली डिफरेंट होता है एंड ड्राइंग के लिए क्रॉस सेक्शन के लिए, और इसलिए वो बिल्कुल सामने नहीं आएगा फ्रंट व्यू के। ठीक है, तो अब आपकी जो शीट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो हैं ड्राइंग ऑफ अ बाउंड्री वॉल, और उसके अंदर आप ये 3 चीज़ें बनाएंगे। प्लान, ये है प्लान ऑफ द बाउंड्री वॉल जिसके अंदर आपको डायमेंशंस भी नज़र आ रही हैं, आप एज इट इज़ डायमेंशन भी बनाएंगे। और एलिवेशन आपको नज़र आ रहा है, ये जो है वो एलिवेशन है जिसके अंदर ये भी आपको नज़र आ रहा है कि
क्या डायमेंशंस हैं और किस तरह बनाया गया ये ब्रिक मेसनरी। और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि ये प्लास्टरिंग की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। और ये जो है उसका प्लान, और यहाँ पे आपको सेक्शन नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली सेक्शन ए है। और आप देख सकते हैं कि प्लान के अंदर से ये सेक्शन कटा हुआ है। ये अगर आप देखें तो प्लान के अंदर से सेक्शन कटा हुआ है और इस तरफ को देखा जा रहा है। तो यानी आप देखेंगे कि ये लेफ़्ट साइड पे ब्रिक मेसनरी की जो सेक्शन के अंदर उसको शो करने का तरीका है, वो सारी लाइंस लगी हुई है, हैचिंग हुई हुई है। और यहाँ पे आपको जो उसका फ्रंट नज़र आ रहा है वो बेसिकली प्लास्टर्ड है। तो यानी हाफ साइड जो है वो हैच्ड है और हाफ साइड जो है वो प्लास्टर्ड है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है वो इस तरह काटा गया है। और नीचे से आप देखेंगे तो आपको फाउंडेशन नज़र आ रही है जिसके अंदर लीन कंक्रीट भी आपको नज़र आ रही है, PCC 1612। फाउंडेशन के जो स्टेप्स हैं वो ब्रिक मेसनरी के, वो भी हैच्ड हैं। फिर आपको DPC नज़र आई। और फिर आपने ऊपर सेक्शन के मुताबिक देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड थी यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको क्रॉस हैच नज़र आ रही है। और यहाँ से जब आप यहाँ तक आके देखते हैं तो ये वाली लाइन आपको प्लेन नज़र आ रही क्योंकि ये प्लास्टर्ड। तो इस तरह आपके ये 3 व्यूज़ आपकी शीट पे बनेंगे। आपने अपनी शीट को सील बनाने के बाद जो लेफ़्ट साइड है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो जो फ्रंट व्यू है या एलिवेशन है वो टॉप पे आएगा। उसके नीचे आपका प्लान आएगा एज इट इज़ जिस तरह ये बना हुआ है। और राइट साइड पे इनके बिल्कुल सामने ज़रूरी एज सच नहीं है क्योंकि इसका स्केल डिफरेंट है। देखें यहाँ पे स्केल आपको डिफरेंट नज़र आएगा और यहाँ पे स्केल आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। हाफ इंच इज़ इक्वल टू 1 फुट, ये भी हाफ इंच इज़ इक्वल टू 1 फुट, लेकिन ये है 1/2 इंच इज़ इक्वल टू 1 फुट। तो क्रॉस ये जो सेक्शन ए है इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि डिटेल ज़्यादा नज़र आए। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इसके सामने नहीं बनाएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा। और आपकी जो शीट है उसके ऊपर आपको वो देखेंगे कि ये पूरी शीट की हाइट के ऊपर ही बन जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए, जो जो पिछले 3-4 पेजेस हैं वो आपने पढ़ने हैं, तो बाकी तो हमने पढ़ लिए हैं। यहाँ पे जो पिछले 3-4 पेजेस हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और अगर आपने पिछली सारी बातें सुनी होंगी तो वो पढ़ते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो बनाने के बाद आपके पास 1 वीक का टाइम है। आपने ये शीट जो है वो प्रिपेयर करनी है, इसी तरह सील बनानी है, उसके ऊपर लिखना है बाउंड्री वॉल, यानी जो उसका टाइटल होगा वो बाउंड्री वॉल होगा। और आपने पूरी शीट के ऊपर ये कवर हो जाएगा। पहले आपने एलिवेशन बनाना है, उसके नीचे आप प्लान बनाएंगे, सारी डायमेंशन को अपनी बुक से गौर से देखेंगे। सारी डायमेंशनिंग भी लिखेंगे और ये जो उसके हेडिंग्स हैं वो भी लिखेंगे। और ये सारा लेटरिंग में करना है। और मैं दोबारा बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो लेटरिंग को फॉलो नहीं करते। वो जो भी नंबर्स न्यूमेरिक्स होते हैं ख़ास तौर पे वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से लिखते हैं। प्रॉपर लेटरिंग को फॉलो करें। आपका लाइन वर्क जो है वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, पेंसिल अच्छी शार्प हो। और इधर आके जो है वो आप सेक्शन बनाएंगे जिसके अंदर आपकी ये जो क्रॉस हैचिंग है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ग्राउंड लेवल के निशान और सारा कुछ ये करके डायमेंशनिंग जो है वो बिल्कुल इसी तरह एक लाइन में आनी चाहिए। और वो फिगर के जो एक्सटेंट है, यानी ये फिगर का एक्सटेंट है, उससे बाहर ही होगी। वो ऐसा नहीं है कि आप इधर बना दें और इसको जो है वो आप इधर से बाहर निकाल दें। तो जिस तरह ये फिगर्स बनी हुई हैं उसको ध्यान से देख के बड़ा नीट तरीके से आराम से आपने बनाना है। और नेक्स्ट वीक के अंदर आपने इनकी पिक्चर्स लेके अपलोड करनी है ग्रुप में।